Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes, we had completed the Piaget's theory of cognitive development and the Vygotsky theory of socio-cultural development. जिसने भी अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ विजिट माय चैनल और इन वीडियोस को ज़रूर देख ले, क्योंकि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये थ्योरीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोहलबर्ग्स की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। अगर आपको याद होगा तो पियाजे की जो थ्योरी है, वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, दे आर रिलेटेड विद द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेकिन जो ये कोहलबर्ग है, इन्होंने बात की है मॉरल डेवलपमेंट के बारे में कि बच्चे का जो नैतिक विकास है वो कैसे होता है। तो इस थ्योरी में हम बात करेंगे। तो कोहलबर्ग ने दी है मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस, इसलिए इस थ्योरी को कहते हैं कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। हाइंस डायलेमा, क्योंकि ये अपनी थ्योरी में हाइंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वो जो है दुविधा में हो जाता है, डायलेमा में फंस जाता है और अपने नैतिकता के बेस पर सही गलत की पहचान करता है। तो इसलिए इस थ्योरी को समटाइम हाइंस डायलेमा के नाम से भी जाना जाता है। और मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी क्योंकि मॉरलिटी की बात करता है, नैतिक विकास की बात करता है, सो दैट वी कैन कॉल इट मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मॉरलिटी, नैतिकता क्या है। एक सिचुएशन हमने ली है। सिचुएशन ये है कि सामने से देखो ट्रेन आ रही है और आप यहाँ पर खड़े हो। तो आपके पास ये देखो यहाँ पर कुछ एक 7-8 लोग खड़े हैं और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है। तो सिचुएशन ये है कि आपके हाथ में एक लीवर है, आप लीवर को प्रेस करोगे तो इस ट्रेन को आने से रोक दोगे। देखो इन लोगों को नहीं पता है कि सामने से ट्रेन आ रही है, तो इनकी क्या है, रेलवे ट्रैक पर खड़े इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन आप यहाँ पर खड़े हो, आप इनकी जान बचा सकते हो। आपके हाथ में लीवर है, आप लीवर को प्रेस करोगे। अब कंडीशन देखो, अब सिचुएशन ये है कि आप किसको बचाओगे। ये अनजान पर्सन है, ये भी अनजान पर्सन है। यहाँ से 7, यहाँ पे क्या है 7 से 8 लोग खड़े हैं, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है और ये स्ट्रेंजर है। तो ऑब्वियस ही बात है, आपकी जो मोरालिटी होगी, आप जो सही गलत के बीच पहचान करोगे, आपके लिए जो सही या गलत होगा वो ये होगा कि एक पर्सन को मरने देते हैं तो इनको बचा लेते हैं जो कि 7-8 पर्सन खड़े हैं। तो आपकी मोरालिटी क्या है यहाँ पे, हो सकता है आप लीवर प्रेस करोगे कहाँ की, और ट्रेन को जो लेकर जाओगे, हो सकता है आप क्या है 7-8 पर्सन को बचा लो, क्योंकि आपकी मोरालिटी यहाँ पे क्या है कि मैं 7 या 8 पर्सन को बचा लूँगी और एक पर्सन को आप हो सकता है कि मरने दो। तो यहाँ पे आपकी मोरालिटी ये है। हो सकता है किसी कोई पर्सन के लिए अलग हो। तो यहाँ मोरालिटी क्या है, वेरी कर सकती है सिचुएशन पर्सन टू पर्सन। अब बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होगा कि हर कोई इंसान 7 या 8 पर्सन को बचाना चाहेगा। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन चेंज है। सेम ट्रेन आ रही है, यहाँ आप खड़े हो, लीवर है, आप लीवर प्रेस करके इनको बचा सकते हो। यहाँ 7 से 8 पर्सन सेम वही खड़े हैं। अब सिचुएशन ये है कि जो ये एक पर्सन है, अब स्ट्रेंजर ना होके ये कोई आपका प्यारा है, दोस्त है, आपका लव्ड वन है, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, इसके बिना बिल्कुल रह नहीं सकते हो। अब ऐसा पर्सन यहाँ पे कोई खड़ा है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। नाउ होम यू विल बी सेव। अब आप किसको बचाओगे, क्वेश्चन ये है। तो ये क्या है, आपके सामने मॉरल डायलेमा है। दुविधा में हो आप कि आप किसको बचाओगे। तो जब हम दुविधा से बाहर निकलते हैं और बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन को चूज़ करते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, उसके बीच अब अपनी समझ लगा के कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं, डिसीज़न पर पहुंचते हैं, तो वो है मॉरलिटी। तो मॉरलिटी क्या है, बेसिकली जो हमें बताती है क्या सही है क्या गलत है, वो है नैतिकता। तो नैतिकता क्या है कि जब हम लॉजिकल डिसीजन के बेस पर सही या गलत के बीच पहचान करते हैं, वो है आपका नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद ही उसको पता लग गया कि ये सही है ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। जो मॉरलिटी है आपकी, ग्रेजुअली आपकी समझ आती है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, सही या गलत के बीच पहचान आप ग्रेजुअली करते हो। मॉरलिटी आपकी धीरे धीरे आती है, नैतिकता का विकास आपके धीरे धीरे होता है। और कोहलबर्ग भी अपनी इस थ्योरी में बात करते हैं कि किस तरह से बच्चे का जो नैतिक विकास है वो हर स्टेजेस में कैसे होता है, वो अपनी थ्योरी में बात करते हैं। जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा क्या है, ये इसके कान भर रहा है, ये इसके कान भर रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर बच्चा इनके अगर सुने, इसके अकॉर्डिंग अगर डिसीजन लेता है, तो बच्चे का मॉरल विकास नहीं हुआ है। अगर बच्चा अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कंक्लूजन पर पहुंचता है या डिसीजन लेता है, तो हम इस केस में कह सकते हैं कि बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट हुआ है, बच्चे का नैतिक विकास हुआ है।
तो अब बात करते हैं कोहलबर्ग की। तो कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, हाइंस डायलेमा, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी इसको कहते हैं। ये क्या है, सही गलत में जब हम समझ करते हैं, डिसीजन पर पहुंचते हैं, तो उसको मॉरलिटी कहते हैं। समझते हैं सबसे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। तो इनका जो जन्म है 1927 में हुआ। ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय पियाजे मॉरल डेवलपमेंट से ये इंस्पायर हुए थे, लेकिन पियाजे ने अपना जो मॉरल डेवलपमेंट है इस काम को अधूरा छोड़ा था और कोहलबर्ग ने इस काम को आगे पहुंचाया, पूरा किया। ही डिस्कस्ड अबाउट वेरियस मॉरल डायलेमा। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में रिसर्च वर्क किया, किसको लेकर, मॉरल डायलेमा को लेकर। इन्होंने बहुत सारे लोगों को लिया और उनके सामने बहुत सारे डायलेमा को प्रस्तुत किया और उसके बेस पर मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस को निकाला। अब हाइंस डायलेमा बिकम पॉपुलर दोज डेज, और आजकल जो है नैतिकता के, जब इन्होंने रिसर्च किया नैतिकता के फील्ड में, मॉरल डेवलपमेंट के फील्ड में, तो हाइंस डायलेमा बहुत ही फेमस है और अपनी इस थ्योरी में ये हाइंस डायलेमा के बारे में बात करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हाइंस डायलेमा के बारे में। तो डायलेमा क्या है, डायलेमा को हम कहते हैं दुविधा। अब हाइंस क्या है, हाइंस एक व्यक्ति का नाम होता है। तो इस व्यक्ति के पास ऐसी दुविधा आ जाती है जिसके बेस पर कोहलबर्ग ने क्या किया, अपने मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस को सामने रखा। तो हाइंस क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। इसकी जो वाइफ होती है ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर से पीड़ित होती है। अब इस कैंसर का जो उपचार है, इलाज है, सिर्फ एकमात्र रास्ता था एक पर्टिकुलर ड्रग। अब ये पर्टिकुलर ड्रग जो है हर किसी के पास अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ एक केमिस्ट था जिसके पास ये दवाई थी। अब हाइंस उस केमिस्ट के पास गया और ड्रग लेने के लिए मांग की, बट उस केमिस्ट ने क्या कंडीशन रखी कि वो इस ड्रग को तभी देगा जब वो इस ड्रग का 10 गुना पैसा उसे ला कर देगा। तो हाइंस के पास इतना पैसा नहीं था, तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से पैसा इकट्ठा किया, पर फिर भी वो उसकी आधी रकम थी। अब इस आधी रकम पर केमिस्ट बिल्कुल नहीं माना। केमिस्ट को पता था कि पूरे शहर में ये दवाई अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इसी के पास है, तो मैं तो इसका पूरा पैसा ही ले लूँगा। तो अब इस केस में ऐसा हुआ कि हाइंस की जो वाइफ है वो मरने लगती है और हाइंस सोचता है कि अब इसको बचाने के लिए वो क्या करे। तो उसके दिमाग में आता है कि वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए चोरी करेगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, दोनों साइड क्या है, आगे कुआं पीछे खाई। अगर वो चोरी करेगा फिर भी नुकसान है, चोरी करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, चोरी नहीं करेगा तो उस केस में क्या, इसकी वाइफ मर जाएगी। तो कहने का मतलब है मॉरल डायलेमा में आपके पास ऐसा होता है कि दोनों तरफ नुकसान होता है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आपको उसमें से बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन को चूज करना होता है कि आपके लिए अप्रोप्रिएट सिचुएशन क्या है, उस समय आपके लिए मॉरलिटी क्या है, उसे आपको चूज करना होता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाइंस जो सोच रहा है कि वो चोरी करेगा, कि क्या वो सही है, यहाँ पर सही और गलत कौन है। तो इस केस में यहाँ पर क्या हुआ, इस डायलेमा को कोहलबर्ग ने नरेट किया और बहुत से लोगों से सजेशन ली और बहुत से लोगों से क्वेश्चन भी पुट किए। यहाँ पे देख लो, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, ये पूरी स्टोरी लिखी है हाइंस डायलेमा के बारे में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कोहलबर्ग ने क्या किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पुट किए बहुत सारे लोगों से, क्योंकि इन्होंने क्या करना था, मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस को बनाना था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो क्वेश्चंस पुट किए बहुत सारे लोगों से। अब क्वेश्चन क्या थे, इस तरह से इन्होंने क्या किया, लोगों से पूछा कि शुड हाइंस हैव स्टोलन द रग, क्या हाइंस को चोरी करनी चाहिए थी। वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हाइंस डिडंट लव हिज वाइफ, अगर जो हाइंस अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, क्या कुछ चेंज होता, क्या फिर भी वो चोरी करता अपनी पत्नी को बचाने के लिए। कि व्हाट इफ द पर्सन डाइंग वाज अ स्ट्रेंजर, वुड इट मेक एनी डिफरेंस, कि जो वो पर्सन मरने वाला है क्या वो स्ट्रेंजर होता, अगर उसकी पत्नी नहीं होती, वो कोई अननोन पर्सन होता उसके लिए, क्या वो फिर भी ड्रग के लिए चोरी करता। शुड द पुलिस अरेस्ट द केमिस्ट फॉर मर्डर इफ द वुमेन डाई, जो वुमेन है वो अगर मर जाती है तो पुलिस को क्या अरेस्ट करना चाहिए उस केमिस्ट को कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन पुट किए कोहलबर्ग ने नंबर ऑफ पीपल से। तो दीज क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू द नंबर ऑफ पीपल, क्वेश्चन आस्क्ड टू डिफरेंट एज ग्रुप, हर एक एज ग्रुप के बच्चों से क्वेश्चन पुट किए। इट इज़ सीन दैट इन डिफरेंट एज ग्रुप देर इज़ अ डिफरेंस इन द आंसर एंड पैटर्न। और कोहलबर्ग ने ये पाया कि हर एक एज ग्रुप के जो बच्चे थे, कोई अडल्ट थे या बच्चे थे, उनके आंसर में डिफरेंस था। बच्चों के लिए मॉरलिटी कुछ और थी, अडल्ट के लिए कुछ और। बच्चे ये कहते थे कि नहीं, हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, उसने तो जो है रूल्स को तोड़ा है और उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी और उसको जेल जाना पड़ेगा, उसने तो बिल्कुल गलत किया है। तो कहीं ना कहीं जो अडल्ट थे उन्होंने कहा नहीं, हाइंस ने बिल्कुल सही किया है, उसको उस समय पर ऐसा ही करना चाहिए था, अपनी पत्नी को ही बचाना चाहिए था।
तो इस तरह के आंसर निकल कर आए। तो दीज क्वेश्चन एंड आंसर लेड टू द न्यू कंसेप्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यही जो क्वेश्चन और आंसर है, यही बेस है आपकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के जो स्टेजेस दी है कोहलबर्ग ने अपने मॉरल डेवलपमेंट की। यही जो क्वेश्चन आंसर है जो डिफरेंट पीपल से, लोगों से पूछे गए हाइंस डायलेमा के बारे में, यही फाउंडेशन तैयार करते हैं मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस के। तो अब बात करते हैं कुछ एक कंपोनेंट्स है कोहलबर्ग की थ्योरी के, उनको डिस्कस करते हैं। लाइक मॉरल डायलेमा क्या है। अब देखो मॉरल डायलेमा क्या है, सिचुएशन इन विच नो चॉइस इज क्लियरली। सिचुएशन ऐसी है कि चॉइस आपके पास क्लियर नहीं है, जैसे ये रास्ता है, इधर है, इधर है, तो क्वेश्चन ये है कि विच वे टू गो, इधर जाए आप, इधर जाए, इधर जाए, आपको क्लियर नहीं है आप इस सिचुएशन में कि आपको किस साइड जाना है। तो मीन्स कंफ्यूजिंग स्टेट, मतलब कन्फ्यूज़न है आपके अंदर बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच आप कन्फ्यूजिंग में हो। लाइक एक जैसे ये समुद्र है, सपोज दैट यहाँ पे क्या है, आपकी वाइफ है, एक ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत प्यार करते हो, एक साइड पैसा है, एक साइड आपका दोस्त है। अब ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आप खड़े हो, आपके पास इतनी पावर दी है, इतनी शक्ति है आपके अंदर कि आप इनमें से किसी एक पर्सन को बचा सकते हो। तो आपके अंदर क्या है, डायलेमा में हो ना, आप इस समय दुविधा में हो कि आप किसको बचाएंगे। नुकसान तो देखो हर जगह है, किसी एक को बचाएंगे, दो मर जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये आपके पास दुविधा है, इसको हम कहते हैं मॉरल डायलेमा की कंफ्यूजिंग स्टेट आपकी, कि किस क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच आप कंफ्यूजन में हो। विच वे टू गो आपको नहीं पता है, क्लियरली आपको सिचुएशन नहीं दिख रही है कि क्या करना है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जब आप सही गलत की पहचान, देखना, जब हम सही गलत की पहचान अपने रीज़न के बेस पर लगा सकते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉरल रीजनिंग। कि जब हमें पता है कि इन तीनों में से हमने क्या करना है, एक को बचाना है, क्योंकि आपको पता है किसी ना किसी को तो बचाना पड़ेगा। तो जब आप अपने लॉजिक के आधार पर रीज़न लगाते हो तो उसको हम कहते हैं मॉरल रीजनिंग। थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चनिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जब सही और गलत के बीच आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के आधार पर रीज़न लगाते हो, डिसीजन पर पहुंचते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉरल रीजनिंग। फिर अब बात करते हैं मॉरल रियलिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉरल रियलिज्म क्या होता है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वेयर इन चिल्ड्रन सी रूल्स एंड एब्सोल्यूट। जहाँ पर बच्चों के लिए क्या मतलब सभी के लिए ये ऐसी कंडीशन होती है कि जो रूल बने हैं वो बने हैं, उसको आप नहीं तोड़ सकते हो। लाइक स्टीलिंग है, जैसे चोरी है, आप नहीं कर सकते हो। तो हाइंस है, जैसे हाइंस ने उसे मतलब चोरी किया था अपनी वाइफ को बचाने के लिए, उसने चोरी कर दी थी एट द एंड, तो वो मॉरल रियलिज्म के अंदर नहीं आएगा। तो मॉरल रियलिज्म क्या है कि जो रूल बने हैं दे आर फिक्स्ड, रिजिड, तोड़ने पर आपको पनिशमेंट मिलेगी और आप नहीं तोड़ सकते हो रूल्स को। तो ये है मॉरल रियलिज्म। लेकिन क्या जब आप ऐसी कंडीशन में हो, जब आप इंटेंशन आपका सही है, जैसे हाइंस का क्या इंटेंशन सही था, अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने चोरी की थी, तो वो है मॉरलिटी ऑफ कॉपरेशन। इसको हम मॉरल कॉपरेशन बोलते हैं। जब आपका इंटेंशन सही है, आप रूल्स को तोड़ सकते हो। जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस रेड लाइट को क्रॉस नहीं कर सकती है, लेकिन कोई उसमें बेचारा कोई पर्सन अंदर मर रहा है, उसको हॉस्पिटल जल्दी से पहुंचाना है, तो उस केस में एम्बुलेंस क्या है, रोड रेड लाइट को क्रॉस कर सकती है। तो वो मॉरल कॉपरेशन का एग्जाम्पल है। जैसे हाइंस ने चोरी की अपनी पत्नी को बचाने के लिए, तो दैट वॉज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मॉरल कॉपरेशन। तो इन दिस केस इंटेंशन इज राइट, दिस सिचुएशन इज इन द स्टेट ऑफ मॉरल कॉपरेशन। तो ये मॉरल कॉपरेशन की स्टेट है। तो ये कुछ एक कंपोनेंट्स थे जो कोहलबर्ग की थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। मॉरल रियलिज्म क्या है, मॉरल कॉपरेशन क्या है, मॉरल रीजनिंग क्या है, मॉरल डायलेमा क्या है। देखो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ सकता है, यहाँ से आपसे पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कोहलबर्ग के स्टेजेस की। तो कोहलबर्ग ने दी है आपकी 6 स्टेजेस। अगर हम बात करें लेवल की, तो कोहलबर्ग गिव्स द 3 लेवल एंड ईच लेवल कंसिस्ट 2 स्टेजेस। तो ये है आपके 3 लेवल है। प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसमें आते हैं आपके स्टेज 1 एंड स्टेज 2। फिर आते हैं कन्वेंशनल लेवल, इसमें आते हैं स्टेज 3 एंड स्टेज 4। फिर आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें आते हैं आपके स्टेज 5 एंड 6। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग कितने स्टेजेस है एंड कोहलबर्ग ने कितने लेवल को दिया है, एंड ईच लेवल कंसिस्ट 2 स्टेजेस, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें अब फर्स्ट लेवल की, तो फर्स्ट लेवल इज़ प्री कन्वेंशनल लेवल, एंड ये क्या है, आपका लोएस्ट लेवल है आपकी मॉरलिटी का, इसलिए इसको हम कहते हैं लोएस्ट मॉरल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल। लेवल 1 की बात करते हैं, हिंदी में बात करें तो प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर।
अगर इसमें हम मॉरल वैल्यूज़ की बात करें तो मॉरल कोड एंड मॉरल वैल्यूज़ आर सेट बाय अडल्ट्स। खुद बच्चा जो सही और गलत की पहचान बच्चा क्या करता है, अपने अडल्ट के अकॉर्डिंग करता है, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग करता है। उसके लिए सही और गलत क्या है, जो उसकी मम्मी पापा ने उसको बोल दिया है, बेटा ये सही है ये गलत है। या फिर बच्चा क्या करता है इस एज में, पनिशमेंट से बचने के लिए जो उसको लगता है कि ये सही है, इसकी वजह से मुझे पनिश नहीं किया जाएगा। तो बच्चा किस एज में है, बच्चा किस स्टेज में है, स्टेज 1 या स्टेज हम 2 कहेंगे, या हम बात करेंगे प्री कन्वेंशनल लेवल में है। कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग लेवल 1 में है। तो बात करते हैं स्टेज 1 की। स्टेज 1 है, देखो नाम भी हमें एज इट इज़ पता होना चाहिए कि स्टेज 1 का नाम क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। हिंदी में अगर बात करें तो दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता ये स्टेज है, इसका नाम है, पता होना चाहिए। अब इस एज में बच्चा क्या करेगा, क्योंकि देखो मॉरलिटी की बात कर रहे हैं, मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए मॉरलिटी क्या है इस एज में, कि बच्चे के लिए सही गलत क्या है। बच्चे के लिए सही है जो उसको पनिशमेंट हो, मतलब पनिशमेंट से बचाए। तो बच्चा क्या है, बच्चे के लिए वो सही है जो उसको पनिशमेंट करने से बचा रहे हैं। सपोज दैट बच्चा क्या करता है, बच्चा बोलेगा कि मैं एग्ज़ाम में नकल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो बच्चा ऐसा सोच रहा है। अगर बच्चा ऐसा सोचता है, नकल इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पनिशमेंट मिलेगी, अगर बच्चा ऐसा सोच रहा है तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग बच्चा स्टेज 1 में है। ठीक है, इसलिए इसका जो नाम है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन है। अगर हम हाइंस की बात करें, अगर हाइंस का यहाँ पे एग्जांपल ले, तो हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग एज ही मे गो टू जेल इफ़ ही इज़ कॉट। अगर जो हाइंस है वो पकड़ा जाएगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, इसलिए हाइंस को जो है ड्रग को नहीं चुराना चाहिए। अगर हाइंस ये सोचता कि उसे जेल जाना पड़ेगा तो दैट मीन्स कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग वो स्टेज 1 में होता, जबकि हाइंस ने ऐसा नहीं किया। तो दैट मीन्स हाइंस जो है स्टेज 1 में नहीं है कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की, दैट इज़ इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसके जो नेम है आपको एज इट इज़ पता होने चाहिए। ये सारे नेम आपको याद रखने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेज 2 के ही नेम है ये सारे। फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन भी हम इसको कहते हैं स्टेज 2 को। अब इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा ये सोचता है कि मतलब बदले की भावना होती है। अगर बदले में उसको कुछ दिया जा रहा है तो उसके लिए सही और गलत क्या है, कि अगर उसको आपस में दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक ने थप्पड़ मार दिया दूसरे को, तो दूसरा बच्चा तब तक शांत नहीं होगा जब तक उस पहले वाले को भी थप्पड़ ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब उसको ये नहीं लग रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो चाहता है टिट फॉर टैट वाली भावना यहाँ पे। जैसे आई लेट यू कॉपी माइन इफ़ यू डू माई होमवर्क, मैं तुम्हें अपनी कॉपी मतलब अपने होमवर्क को कॉपी तभी करने दूंगा अगर बदले में तुम मेरा भी काम करोगे। तो ये वाली अगर भावना हम रखते हैं तो ये है कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग स्टेज 2 टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन। अगर हम बात करें हाइंस के एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो हाइंस को क्या करना चाहिए, इट इज़ राइट फॉर हाइंस टू स्टील द ड्रग बिकॉज इट कैन क्योर हिज वाइफ एंड देन शी कैन कुक फॉर हिम। भाई हाइंस को क्या है, अपनी पत्नी को बचाना चाहिए, क्योंकि जब वो अपनी पत्नी को बचाएगा तो बदले में वो पत्नी उसके लिए खाना बनाएगी। अगर ये वाला थॉट हाइंस रखता तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग वो स्टेज 2 में होता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं लेवल 2 की। तो ये लेवल 1 की बात की जिसमें हमने 2 स्टेजेस को देखा, टिट फॉर टैट स्टेज 2, और स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अब हम बात करेंगे लेवल 2 की। ये है कन्वेंशनल मॉरलिटी, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब ये क्या है, मॉरल रियलिज्म होता है यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं इस कन्वेंशनल मॉरलिटी में लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो कोड है, वैल्यूज़ है, वो सोसाइटी सेट करती है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो सही है बच्चा वैसे ही बिहेव करता है, इंडिविजुअल लेके चले या बच्चे को लेकर चले। अगर बात करें इसके अकॉर्डिंग आती है स्टेज 3 एंड स्टेज 4। अब स्टेज 3 की अगर हम बात करें, स्टेज 3 है आपकी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, या कन्फर्मिटी एंड इंटरपर्सनल अकॉर्ड। अब ये स्टेज क्या कहती है कि बच्चे के लिए सही गलत वो है जिसमें बच्चे को लगता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो सही लड़का बनता है, या गुड गर्ल ओरिएंटेशन रखता है कि बच्चा जो है सोसाइटी की नज़र में अगर अच्छा बच्चा है तो अच्छा करने के लिए वो सब कुछ करेगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन वो गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन रखता है इस एज में। तो अगर हम हाइंस का एग्जाम्पल यहाँ पे ले, तो हाइंस शुड स्टील द ड्रग फ्रॉम द स्टोर इन ऑर्डर टू बी अ गुड पार्टनर टू हिज वाइफ।
कि भाई हाइंस जो है उसको अपनी पत्नी के लिए ड्रग को चुराना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी पत्नी के सामने क्या बनना है, गुड पार्टनर बनना है। अगर ऐसी सोच वो रखता सिर्फ गुड पार्टनर के लिए ही, तो हम कह सकते हैं कि कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो हाइंस है वो स्टेज 3 में होता, लेकिन सिर्फ यही थॉट उसका नहीं था अपनी पत्नी को बचाने का। तो हम यहाँ पे भी ये नहीं कह सकते हैं कि हाइंस स्टेज 3 में था। तो अब देखते हैं आगे स्टेजेस में कि हाइंस कौन से स्टेज में होता है कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। फिर समझते हैं स्टेज 4 को। स्टेज 4 क्या है, मेंटेनेंस द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो स्टेज 4 हमें क्या बताती है कि जो रूल्स बने हैं, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही सही और गलत के बीच डिसीजन लेना है। जो रूल है वो क्या है, फिक्स्ड है, रिजिड है, इन्हें तोड़ने पे हमें पनिशमेंट मिलेगी, हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो रूल्स आर रूल्स। जो ऐसा करता है तो दैट मीन्स वो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग स्टेज 4 में है। अगर हम एग्जाम्पल की बात लेके चले तो हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज दैट वुड बी अगेंस्ट द लॉ एंड ही वॉज मतलब उसकी ड्यूटी है कि वो लॉ को नहीं तोड़ेगा। तो अगर वो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो हाइंस है स्टेज 4 में होता तो वो क्या है, लॉ को मानता, ऑर्डर को मानता और अपनी वाइफ को वो बचाता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं स्टीलिंग नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। अगर हाइंस ऐसा सोचता तो वो स्टेज 4 में होता कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। तो ये थी स्टेज 3 एंड स्टेज 4 की बात। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लेवल 3 की। अब लेवल 3 क्या है, दिस इज़ द हाईएस्ट मॉरल लेवल पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। देखो पता भी होना चाहिए आपको कि लेवल 1 को क्या बोलते हैं, लेवल 2 को क्या बोलते हैं, लेवल 3 क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच सकते हैं और बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। अब ये स्टेज क्या कहती है आपकी, स्टेज 5 एंड 6 इसके अंदर आती है लेवल 3 के अंदर। अब स्टेज 5 में हम देखेंगे ये क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता। ये स्टेज क्या कहती है कि सोसाइटी ने ठीक है रूल्स बनाए हैं, ऑर्डर बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो लॉज बने हैं, ऑर्डर जो भी रूल्स बने हैं ये आपके खिलाफ है, मतलब आपका इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप उन रूल्स को तोड़ सकते हो। तो ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट कि अगर आपको लगता है कि जो रूल्स बने हैं वो आप क्या है उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो, आपके अगेंस्ट है वो, तो आप क्या कर सकते हो, उन रूल्स को तोड़ सकते हो। और मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस स्टेज तक पहुंचते हैं, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है, भले ही गलत हो रहा है उनके साथ, होने देते हैं। लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ उठाते हैं कि नहीं ये हमारे साथ गलत हो रहा है। जैसे अगर हम हाइंस की बात करें तो हाइंस शुड स्टील द ड्रग बिकॉज एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ रिगार्डलेस ऑफ लॉ अगेंस्ट स्टीलिंग, कि हर किसी को जीने का अधिकार है। और हाइंस को अपनी पत्नी को बचाना चाहिए था, क्योंकि उसकी पत्नी को भी जीने का अधिकार है और वो इस लॉ को तोड़ सकता है जो कि बना है कि आप स्टीलिंग नहीं कर सकते हो, चोरी नहीं कर सकते हो, तो वो तोड़ सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हाइंस का। तो अगर हम बात करें स्टेज 6 क्या कहती है, ये है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है कि आप जो है मतलब दूसरों के लिए जीते हो, यहाँ पे अपना ना देखकर प्रायोरिटी में किसको रखते हो, दूसरों को रखते हो। यहाँ पर आप ये काम करते हो कि जो दूसरों के लिए बेनिफिट हो। तो ये है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे अगर हम हाइंस का एग्जांपल ले तो हाइंस शुड स्टील द ड्रग इवन इफ द पर्सन वाज अ स्ट्रेंजर। ज़रूरी नहीं है कि अगर उसकी पत्नी ही होती सिर्फ तभी उसको चोरी करनी चाहिए थी। ये जो स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है, ये हमें बताता है कि इवन अगर उसकी पत्नी भी ना होती, अगर वहाँ पे कोई स्ट्रेंजर भी होता, तब भी उसको हाइंस को चोरी करनी चाहिए थी, उस ड्रग को लाना चाहिए था और उस इंसान की जान बचानी चाहिए थी। तो ये कहता है स्टेज 6। अगर हम कंक्लूज़न निकालें कोहलबर्ग के थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कोहलबर्ग ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग अगर कंक्लूजन निकाले तो जो हाइंस था वो स्टेज 6 में था, क्योंकि उसने किसी की भी परवाह किए बिना, ना उसने ये किया कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा, उसने किसी की परवाह किए बिना ही क्या किया था, जो ड्रग थी उसको स्टील किया था, चोरी किया था अपनी पत्नी को बचाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग हाइंस स्टेज 6 में था। आई होप आप सभी को ये मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी समझ आ गई होगी। अगर किसी को लगता है कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स योर कमेंट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट कि आप तक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टेप अप।